कराची से इस्लामाबाद तक तो जाओ, मैं 26 तारीख को कोटकी से कराची आ रहा हूँ। सिंध के ये कानून पर पीपल्स पार्टी तनहा खड़ी है। तब्दीली के नाम पे तबाही चल रहा है। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन जो उनकी जमात यहाँ सिंध में करती आई है। वक्त आ गया है पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए। राना सनाउल्लाह का बयान है, पाकिस्तान की अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म चीन रवाना होंगे, दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे, दहशतगर्दी पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सरगोदा में एक बड़ा जलसा किया और वाज़ेह ऐलान कर दिया कि पार्लियामेंट के अंदर अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम ऑलरेडी इस हुकूमत के खिलाफ हालत जंग में हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़रा भी आज सिंध पहुंचे और उन्होंने भी वहां पर कहा कि सिंध में डाकू राज खत्म करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से खुसूसी हदायत जारी की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तब्दीली के नाम पर तबाही लाई गई है। नून लीग कहती है कि बुखार की गोली तक मार्केट से गायब है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मामनीन कहते हैं कि इमरान खान वो लीडर हैं जो इतनी खुशियां लाए हैं कि अब अवाम के आंसू बनकर वो खुशियां झलक रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इसी हफ्ते यानी कल से जो वीक शुरू हो रहा है चीन जा रहे हैं। वज़ीर खारजा ने आज कंफर्म किया कि चीनी क़यादत के साथ दहशत गर्दी पर भी बात होगी और दो तरफा ताल्लुकात पर भी बात होगी। दहशत गर्दी आजकल पाकिस्तान के लिए फिर एक सरदर्द बन रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ कल केच पहुंचे और 10 जो फौजी जवान शहीद किए गए थे उनके साथियों से मिले। एक बाप की तरह खवातीन के सर पर हाथ रखा, ये वो स्पिरिट है। हम इन मामलात पर बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर ममलिकत हैं, पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। और सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, नून लीग की तर्जमानी कर रहे हैं आज हमारे प्रोग्राम में। और नाज़रीन, हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से और हमारे साथ मौजूद होंगे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन और वज़ीर ममलिकत मोहम्मद अजहर एहसन साहब। कायरा साहब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर भी हमने सुनी, लेकिन वफाकी वज़रा सिंध पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम सिंध में डाकू राज खत्म करेंगे और बाकायदा कह दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमें इस बारे में हदायत जारी की हैं। ये टकराव शुरू हो चुका। राजा साहब, गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है और इस मुल्क की अपोजिशन सारी ये समझती है, हो सकता है कुछ लोगों की राय ये ना हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत जब से आई है पाकिस्तान को हर रोज एक नए क्राइसिस का शिकार कर रही है। लोगों की जिंदगियों में आग लगी हुई है, इंतहाई बेचैनी का आलम है, लोग मायूस हैं और मायूस फर्द हो या कौम, उसको उस डिप्रेशन से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं कि रोज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं फातिहा दरूद शादी गमी में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, हम तो आवाम के लोग हैं, तो लोग हमसे सवाल करते हैं और मैं आपको दानिस्तन मतलब ईमानदारी से कह रहा हूं कि वो लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट दिए थे वो भी हमसे सवाल करते हैं कब जान छुड़ाओगे इनसे, क्या कर रहे हो। तो हमारी दानिश में इस हुकूमत का फौरी तौर पर जाना पाकिस्तान के मुफाद में है कि जितने दिन रहेंगे उतना पाकिस्तान और गहरे खड्डे में गिरता जाएगा, ये हमारा ख्याल है। उसके लिए हम कोशां हैं, हमने पीडीएम बनाई, हमने बाय इलेक्शन लड़े, हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, हमने अब दोबारा हम रैलीज कर रहे हैं। हम अपने तय जितनी कोशिश कर सकते हैं वो जरूर करेंगे और हम कामयाब होंगे इस तवक्को के साथ। अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, अपोजिशन इकट्ठी होती तो यकीनन उससे बड़ा दबाव बनता, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ऐवानों के अंदर हमारी जो कुव्वत और कोशिश है वो मुज्तमे है, वो इकट्ठी है।
बाहर ठीक है, उन्होंने हमारे साथ होने वाले उस लेकिन कायरा साहब हम ये भी सुनते हैं, यानी एक तो वफाकी वुज़रा सिंध में खड़े हो गए, अली ज़ैदी साहब थे, असद उमर साहब थे, गवर्नर साहब थे उनके साथ, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान में बोले। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध में तन्हाई का शिकार है। उनका इशारा था MKM मुखालिफ है, पाक सरजमीन पार्टी मुखालिफ है, GDA मुखालिफ है, PTI मुखालिफ है, तो सिंध में वाकई तन्हाई है आप लोगों के लिए। देखिए, पहली गुजारिश तो ये, जितने नाम आपने लिए हैं ये सारे हुकूमत के इत्तेहादी है, तो हमने तो उनसे तो हमारा ताल्लुक नहीं है। वहां की अपोजिशन की जमातें यकीनन हमारे साथ हैं। वहां जमात इस्लामी का अपना एक मुतालिबा था, बाकी जमातों का, मुस्लिम लीग का भी था, बाकी जमातों का भी, वो हमने उनके साथ बैठ के मामला जो है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के ऊपर या उस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर वो एड्रेस हो गए। अब रहा सवाल के जी वफाकी वज़रा ने कहा कि हम घोटकी से शुरू हो रहे हैं 26 को, तो प्राचा साहब हमारे लिए कोई ये चंबे की बात नहीं है। पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या ये तसादम की कैफियत पीपल्स पार्टी पैदा कर रही है, अपोजिशन की जमातें कर रही है, या हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने आज से कोई 15-20 दिन पहले ये फैसला किया कि हम 27 फरवरी को कराची से मार्च करेंगे, पीसफुल मार्च होगा, हम इस्लामाबाद आएंगे और यहां आके हम हुकूमत के खिलाफ अपना फाइनल लाए अमल इख्तियार करेंगे, जो पीसफुल भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, सियासी भी होगा। अब मसला क्या है, ये गवर्नमेंट क्योंकि है फाशिस्ट, ये नफरत की दीवारों पे खड़ी है, ये दीवारें ये सोसाइटी को तकसीम कर रहे हैं नफरत में, और ये फाशिज्म का खास हथियार होता है, खास टूल है, खास तरीकाकार है। इन्होंने बुनियादी तौर पे करना क्या है, जिस पार्टी का, जिस मुल्क का सरबरा वो जब लोगों को गालियां देगा, उनको बुरा भला बोलेगा, उनसे नफरत करेगा, तो वो जो रवैया है वो उसके फॉलोअर्स में भी जाएगा। जिस तरह मैं आज भी शहीद भुट्टो को फैसिनेट करता हूं, मेरी कोशिश होती है मैं उनको फॉलो कर सकूं, मैं उनके नजरियात को फॉलो कर सकूं, मैं उनकी तकरीर को फॉलो कर सकूं। इसी तरह इमरान खान साहब के जो साथी हैं वो उनको फॉलो करते हैं। जो हुकूमत में है वो तो खैर अपनी जगह मजबूर है कि उनको वजीर आजम की खुशामद करनी होती है, और वजीर आजम को वही अच्छा लगता है जो उनकी तरह अपोजिशन को गालियां दे। अब आस्ता आस्ता चीजें फट रही हैं, इकोनॉमी वाले कायरा साहब एक मिनट, ये जो आपने तसादम की, मेरी छोटी सी बात रह गई जरा जी, जो इकोनॉमिक विजिट थे वो वैसे पिट गए। अब जो शहजाद अकबर साहब ने ख्वाब दिखाया था अकाउंटेबिलिटी का कि मेरे पास सबूत है, मैं शरीफ फैमिली भी फारग कर दूंगा, मैं जरदारी साहब की फैमिली भी फारग कर दूंगा, मैं भुट्टो खानदान भी फारग करूंगा, तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग फारग और सड़कों अमड़ वेली है तो मिर्जा यार फिरे आप ही आप होंगे, वो भी पिट गया। अब इनके पास क्या है, अगर ये लड़ाई ना लड़े और अगर उनका ये शौक है और वो जरूर तसादम करना चाहते हैं, तो कौम को ये फैसला करना होगा कि आज क्या पीपल्स पार्टी उनका मुतालबा मानते हुए अपनी तहरीक ना चलाए। उनका हक है, वो भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साहब। मैं जरा ये तसादम वाली इतनी आपने तसादम वाली इतनी खौफनाक थ्योरी पेश कर दी है, मैं जरूर जवाब ले लूं अली मोहम्मद खान साहब से। अली मोहम्मद खान साहब, 27 फरवरी की लॉन्ग मार्च की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कॉल दी थी, अब उसके बाद ही अली ज़ैदी साहब को ख्याल आया, आपकी पार्टी आ गई, और जब बहुत सारे वफाकी वुज़रा एक बात करेंगे तो यकीनन फिर आपकी मरकजी क़यादत की आशीर्वाद हासिल होगी। 26 को घोटकी से कराची लॉन्ग मार्च आपने ऐलान कर दिया, तो ये वाकई तसादम की तरफ लेके जाया जा रहा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना, बहुत शुक्रिया। तसादम तो मैं नहीं देख रहा। हाँ, एहतजाज वो करना चाहते हैं, मुझे इसकी वैसे समझ नहीं आई कि पीपल्स पार्टी क्यों और किस वजह से एहतजाज करना चाह रही है, और अगर वो एहतजाज करना चाह रही है तो क्या उन्होंने वो सब कुछ कराची को, हैदराबाद को, सिंध को, थर को दे दिया जो पूरे पाकिस्तान को देना चाहते हैं? अगर वही कुछ देना चाहते हैं जो उन्होंने थर में दिया है, थर के अवाम को या कराची के अवाम को जो दिया है, तो मेरे ख्याल में फिर कोशिश नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि बहरहाल कौम शायद आप उस लॉन्ग मार्च की मुतहम्मिल ना हो कि जिसके नतीजे में मुल्क को आपकी सिंध जैसी गवर्नेंस अगर खुदा न खास्ता तोहफे में मिले। लेकिन कौम की तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि अगर इनका सबसे खतरनाक हथियार बिलावल साहब है, जिनकी आज हमने तकरीर सुनी है, तो इसका फिर मतलब हम ना ही समझें। ठीक है, आप कर लें एहतजाज जो आपने करना है, बाकी जहां तक हमारा ताल्लुक है
तो क्या सिंध में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी अपोजिशन है वहां प्लस MQM, उनको एहतजाज का हक नहीं है? वो वहां एहतजाज करें, पानी ना होने की खिलाफ एहतजाज करें, गवर्नेंस ना होने के खिलाफ एहतजाज करें, हमारा हक है। जो बल्दियाती निज़ाम देना चाह रहे हैं, लूला, लंगड़ा, रिमोट कंट्रोल, अपाहज, अंधा, बहरा, इस तरह का ये कोई देना चाह रहे हैं, ऐसी कोई मेयर की क्या? वैसे ऐसे मेयर से तो बेहतर है कि बंदा एक मिट्टी का मादू बैठा दे कि जो ना पानी दे सकता है, ना नाली गली ठीक कर सकता है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो हर चीज के लिए वज़ीर हाउस की तरफ देखेगा, तो उससे बेहतर है बंदा ना ही बैठा है उसको। तो ठीक है, हमारा हक है, हम वहां एहतजाज करें, क्योंकि बहरहाल 2008 एक नस्ल जवान हो गई है। पराचा साहब, आपके बच्चे का जब वो हो रहा था ना तालीम, माशाल्लाह, मैं उनके वहां जब एज चीफ गेस्ट गया था, माशाल्लाह बड़ा होनहार बच्चा है आपका, वो अभी ग्रेजुएशन की तरफ जा रहा है, लॉ आई थिंक कर रहा है। उस वक्त तो बच्चा था जब इनकी हुकूमत बनी थी सिंध में, वो शायद 2-3 में पढ़ता होगा। इतनी कोई नस्ल बड़ी हो गई है, 2008 में इनकी हुकूमत आई थी, आज 2021 है। जी, तो मेरे भाई जरा ये बता दें इन्होंने क्या दे दिया है, जो वैसे एक चीज है, कायरा साहब बस हल्की आंच पे ही उन्होंने अपनी केतली रखी हुई है पंजाब में, वहां तो कोई मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से तो सफाया हो गया है। लाहौर पता नहीं अब लाहौर इनको वोट करता है कि नहीं करता। हालात को इतने साजगार पीपल्स पार्टी के मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन थैंक्स टू गिलानी साहब मुश्किल वक्त में उन्होंने कल सपोर्ट किया है, हमें शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। एक शुक्रिया तो बनता है पीपल्स पार्टी का। ये फरमाइए कि अब आज बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर हम हमला करेंगे, वो तो अब आगे की सोच रहे हैं। जरा जवाब गजल भी तो सुन लें। मैं जरा अली खान से ये मैं बात उनकी पूरी हो जाए। कायरा साहब जी, फराचा साहब, पता नहीं अब बिलावल साहब देखें, कायरा साहब इतने समझदार आदमी हैं, आप ही कोई सिखा दें बिलावल भाई को, छोटा है, तजुर्बा भी नहीं है, ठीक है, सीख रहा है, लेकिन थोड़ा ओवर वो रिएक्ट कर रहे हैं। जिस तरह आज की तकरीर है, यानी कि आप नीचे ऑडियंस को देखें, ऑडियंस खामोश है, आपने पता नहीं इधर उधर से लोग इकट्ठे कर लिए हैं, आप चीख रहे हैं, क्या हो क्या गया है, आप क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने हमला करना है, क्या करना है आपने? आप करें हमला, आप रोज हम पे हमला करें, हम उसका जवाब देंगे, इज्जत के साथ देंगे। आप हमला करें, लेकिन हमले की वजाहत तो करें, क्या करना चाहते हैं? आपने अदम एतमाद लाना है? अगर ऐसा लाना है जिस तरीके से कल आपने सेनेट में जो किया है, अगर वो कुछ करना है तो फिर ना ही करें तो बेहतर है, इसी में इज्जत है। जनरल साहब, मैं आपकी राय लेता हूं। लोकल बॉडीज को तो पीटीआई ने वैसे ही खत्म कर दिया था पंजाब में, जब बहुत सारे अभी वक्त बाकी था, लेकिन अब वो कहते हैं सिंध में कि मेयर को बाख्तियार होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, वो एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वहां तना है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन की दीगर पार्टीज उसका साथ दे रही हैं। वेयर डज PMLN स्टैंड फॉर? देखिए प्राइज साहब, बहुत मेहरबानी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख जो है ना, वो इस बात की गवाह है कि अपोजिशन और हुकूमत के अंदर तनाव भी रहा बड़ा जबरदस्त, और कई हुकूमतें ऐसी आई जहां अपोजिशन की पीठ को बैक दीवार के साथ नहीं लगाया गया। मसलन पीपल पार्टी का दौर था या मुस्लिम लीग नून के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, कोई डायरेक्ट विक्टिमाइजेशन वाला मसला नहीं था। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले एबडोज भी लगे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैंग भी हुए, परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में भी बहुत कुछ होता रहा। लेकिन एक चीज जो थी ना, वो इम्पोर्टेंट, ये तनाव तो था, लेकिन मुल्क के लोगों की खुशहाली प्राइम थी। यानी ये नहीं था कि अभी हमारा दाल रोटी ही इतना मुश्किल हो जाएगा कि हम ले सकेंगे। यानी एक मुआशी अपने तौर के ऊपर खुशहाली की तरफ जा रहा था। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, ये तो ठीक है अपोजिशन और हुकूमत का आपस में सींग अड़ते रहते हैं, लेकिन बाखुदा बंदा शडर करता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन देखता है, जब आप ये देखते हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं उनके सर्कुलर डेट्स वगैरह, और उनके जो डेट्स है बढ़ते जाए। स्टील मिल 250 अरब की मकरूज हो गई है, आपका जो सर्कुलर डेट है वो 1100 अरब से 2400 अरब चला गया है, और देयर इज नो एंड। हर महीने अनाउंसमेंट होती है, 4 रुपए 6 रुपए गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। तो ये सिचुएशन है जो वरी करती है। अदरवाइज अपोजिशन जितने मर्जी है जलूस निकाले, धरने दे, सब कुछ होता रहे, अगर लोग खुशहाल हो तो लोग वो यही कहेंगे कि यार इनको टाइम पूरा करना चाहिए
और उसके बाद इलेक्शन आएगा तो हम आपके मैनिफेस्टो देखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। इस हुकूमत ने ये अचीव किया, आप इससे बढ़ के और क्या करना चाहेंगे। तो आजकल का ये दौर है। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, दे आर कॉन्फिडेंट, अल्लाह का करम है। सारी जितनी करैक्टर असैसिनेशन और किरदार कुशी ये मियां ब्रदरान की और फैमिली की हुई है। आप ये देखें कि बल्दियाती इंतखाबात भी वो जीतते रहे, कंटोनमेंट के भी जीते, पब्लिक की पजीराई भी है। कोई पोर्शन अलग इन्होंने कहा फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, शीन निकलेगी, बीम निकलेगी, वो खुदा का करम है, चल रहा है। यस, मेरे ख्याल में हमारी जमात को एफर्ट करनी है ज्यादा। सिंध के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी रिजल्ट्स हौसला अफजा नहीं थे, ये मैंने भी अपनी पार्टी में प्रेसिडेंट को भी बताया। इसी तरह बलूचिस्तान में भी इनके साथ हाथ हुआ, नून की हुकूमत जिस तरीके से खत्म हुई। बट वी हैव टू ट्राई अवर बेस्ट कि हमारे क्रीडेंशियल्स जो नेशनल हैं वो रहे, ये मुल्क के मफाद में है। सारी पार्टियों के ऐसे होने चाहिए, रीजनल पार्टीज नहीं बननी चाहिए। बाकी बिलावल साहब का राइट है कि वो प्रोटेस्ट भी करे, जुलूस भी निकाले। यस, वो ये तो नहीं कह रहे कि वो जाके पीटीवी के कैमरे तोड़ेंगे या अदालत पे हमलावर होंगे या वो पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। वो कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी हम अपने तौर पे अग्रेसिव टोन रखेंगे। यानी वो तहरीक अदम एतमाद की जो बात करते हैं वो उस तरफ इशारा है। कायरा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं ब्रेक ले लेता हूं। कायरा साहब, आप हैं मेरे साथ? कायरा साहब नहीं है, मैं ब्रेक ले लेता हूं। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अपोजिशन कहती है कि मुल्क में खुशहाली नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तब्दीली तबाही लाई है, लेकिन यहां तो इतनी खुशियां देने का कहा जा रहा है कि अवाम की आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। जरा ब्रेक के बाद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्की मामलात के हवाले से। कायरा साहब, एक तरफ तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि तब्दीली तबाही लाई है, नून लीग कहती है कि अस्पतालों में या मार्केट्स में इवन बुखार की गोली नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ वजीर आजम के एक तर्जमान मोमिन खसूसी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने कौम को इतनी खुशियां दी हैं कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। ये फर्क क्यों है सियासी जमातों की पोजीशंस में? प्राचा साहब, एक होता है ना असाइनमेंट, अगर किसी की असाइनमेंट ये है कि वो सिर्फ खुशामद करे तो उसका एक लेवल होना चाहिए। अब तो ये असाइनमेंट खुशामद से भी बढ़ के लोगों की तजलील पर चली गई। यानी एक तरफ लोग भूख के मारे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि 3.5 साल के अंदर कोई 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और कुछ हजार लोगों की दौलत में बेपनाह इजाफा हो गया है। ये बात भी दुरुस्त है, दौलत बहुत बनी है, लेकिन चंद लोगों के हाथों में दौलत बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है और बहुत ज्यादा लोग गुर्बत से मजबूर हो गए। उनकी आंखों में वाकई आंसू हैं, और अगर उनको उन रोते हुए, उन बिलखते हुए बच्चों को, उन बेरोजगार नौजवानों को जो हाथों में डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, उन बेरोजगार मजदूरों को जिनके घरों में फाके हैं, उनकी आंखों में अगर आंसू हैं बेबसी के, और उनको कहा जाए कि ये तो खुशी के आंसू हैं, तो इससे बड़ी तजलील, उनके साथ मजाक क्या हो सकता है। ये इनके एक वजीर ने कहा था, असद उमर साहब ने स्टार्ट में उन्होंने कहा ऐसे हालात आ जाएंगे, हमें वो फैसले करने पड़ेंगे, लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो आज एक वो चीखें वाकई निकल गई। तो आज एक वजीर साहब ने ये फरमा दिया है कि लोगों के खुशी के आंसू थम नहीं रहे। मैं समझता हूं ये अली मोहम्मद खान जैसे लोग जिन्होंने जाके कल अवाम को फेस करना है, वो तो जानते हैं कि क्या मुश्किल है। काश इन एडवाइजर्स को, ये जो सो कॉल्ड बनाए जाते हैं ना टेक्नोक्रेट्स, अगर इनको जाके अवाम के गजब का सामना करना हो तो फिर उनको पता चले कि बातें कैसे करनी है। हम जैसे हल्कों के अंदर काम करने वाले अली मोहम्मद खान जैसे बंदे कभी ऐसी फजूल बात नहीं करेंगे जो अवाम के जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ हो। पाकिस्तान में वजीर आजम साहब ने लोगों के, वो पंजाबी के अंदर ना चाल आ देते हैं, उनके शौक पूरे कर दिए हैं, इसलिए कि लोगों ने बड़े शौक से ये उम्मीद देखी थी कि शायद ये कोई बेहतरी का सफर कर ले। लेकिन आज वो जब वो कार्टलाइजेशन जिसका सारा जिक्र वजीर आजम किया करते थे, आज सारे के सारे कार्टल पूरे जोर से नाच रहे।
मैं ये नहीं कह रहा था कि पहले नहीं है, आज वो पूरे जोर से आबोताब से काम कर रहे हैं। ये सस्ती बिजली करने के दावे करने वाले, आज बिजली महंगी हो गई है और होती जा रही है। तेल सस्ता करने वाले, तेल महंगा हो गया है और महंगा होता जा रहा है। गैस खत्म हो गई है, गैस महंगी होती जा रही है। पाकिस्तान में रोजगार कम होते जा रहे हैं और ये मुख्तलिफ फिगर्स के जरिए खुशाना ख्वाब दिखा रहे हैं। ऐसा मजाक मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। मजबूरी के आलम में हमारे दौर में भी चीजें मुश्किल हुई थी। हमने कौम के सामने हकायक रखे और माना कि हाँ जी हालात मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को रिलीफ देने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी हमने तनख्वाहें बढ़ाई, कभी पेंशनें बढ़ाई, कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, कभी किसानों को उनकी फसलों की कीमतें दी। तो उसके नतीजे में आज कहते हैं बम्पर क्रॉप है तो गंदम बाहर से आ रही है, आज कहते हैं बम्पर क्रॉप है तो चीनी बाहर से आ रही है। हमने जब किसान को फसलों की कीमत दी थी तो हमने इंपोर्ट होती हुई गंदम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, यानी वहां से शुरू हुए और 1 साल के बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये कारा साहब जरा खुशी के आंसू मैं थोड़ा सा समझ लूं अगर इजाजत दें अली मोहम्मद खान साहब से। अली खान, मार्केट में जाएं, लोग तंग हैं, पता नहीं खुशी की वजह से तंग है या किस वजह से। एक माजरत के साथ वो कहते रहे ना फलाने की गल हुई तो हासा निकल गया। बेबसी होती है वो कोई शौक का हंसी नहीं होती, वो हासा निकल जाना, उसकी खुशी निकल जाना। ये खुशी मफूर हो गई, निकल गई आवाम की खुशी। खुदा के लिए अब कौम से मजाक करते हैं। अली खान, ये अदराक नहीं है वाकई मसाइल का, या मतलब है एक स्ट्रेटेजी है जिसके तहत एक नैरेटिव बनाना है? मैं तो ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब का मेरे सामने है, उनका ट्विटर टाइमलाइन उधर मुझे नजर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आई डोंट नो किस तनाज़ुर में हमने बात की है। मैं बता देता हूं, ये भी मेरा फर्ज है पूरा पर्सपेक्टिव बताना कि वो जो एक भाई इंडिया में रह गया, दूसरा भाई पाकिस्तान में रह गया, अब जो इंडिया में रहता है उसका वीजा दे दिया है पाकिस्तान ने। करतारपुर में पिछले महीने वो मिले भी थे। तो इस तनाजुर में ये ट्वीट है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम को इतनी खुशियां दी हैं कि अब खुशी से उनके आंसू निकल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ आगे। इस पे तो मैंने भी सुबह ट्वीट की है। और मैं तो जब ये दोनों भाई मिल रहे थे, खुशी का तो नहीं, लेकिन एक तरह से वो एक इंसान एक जज्बाती कैफियत में होता है। खुशी इस लिहाज से कि दो भाई मिल रहे हैं, लेकिन वो एक जज्बाती कैफियत मेरी भी थोड़ी सी जरूरत थी। सुबह मैंने इसको देखा, उस पर मैंने ट्वीट भी की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने, शहबाज गिल साहब ने शायद बहुत सही तर्जुमानी की है इस वाकई की कि इमरान खान साहब ये मौका फराहम किया। करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर है, उससे न सिर्फ हमारे जो सिख बरादरी है वो इधर आते हैं, अपने करतारपुर साहब भी तशरीफ लाते हैं, अपने और भी मजहबी मकामात की तरफ आते हैं, और वहां ये मौका मिला। ये दो जो भाई हैं, इसमें तो मैं समझता हूं कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है दिल्ली में, हिंदुस्तान में, उनका बड़ा जबरदस्त रोल है। ये जो दो भाइयों को मिला है, 70 साल बाद ये दो भाई मिले हैं। मैं समझता हूं कि वो तो खैर एक इंसान होने के नाते वैसे ही इंसान को खुशी होती है कि दो भाई बिछड़े हैं और वो जब एक दूसरे से मिले, वो वीडियो जिसने देखी है यकीन करें बहुत एक खुशी का एहसास होता है। नहीं, बहुत जज्बाती वीडियो है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जज्बाती वीडियो है। फॉरेन ऑफिस प्लस इमरान खान साहब को खास इसका मैं समझता हूँ क्रेडिट देना चाहिए कि एक मौका मिला है। और बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं और इंसान दूसरे इंसान की खुशी पे खुश होता है। जनरल साहब, ये आपने अभी बात की कि आपकी पार्टी भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 25 जनवरी को जो PDM का इजलास था उसमें भी ये बात की गई। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज कहा कि पार्लियामेंट के अंदर हम हमला करेंगे, वो भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ही था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल रोक नहीं सकती अपोजिशन अक्सरियत रखने के बावजूद, तो कौमी असम्बली में तो अक्सरियत भी नहीं है, तहरीक अदम एतमाद कैसे पास करवाएंगे? देखिए प्रेस साहब, एक तो मैं वो खुशी के आंसू वाली बात पे कुछ ये कहना चाहता हूँ कि इन दो भाइयों की मुलाकात तो वाकई बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जज्बाती मौका था। और ये अगर हुकूमत ने ये क्रिएट किया है सिचुएशन तो काबिल तहसीन है। लेकिन मेरे ख्याल में शहबाज गुल की बात को गौर से सुना नहीं होगा। इस माहौल में जब वो कहते हैं ना खुशी के आंसू की बजाय उन्होंने शायद खून के आंसू कहा होगा कि हुकूमत की नहीं, खुशी के आंसू मेरे ये सामने पड़ा है ट्वीट, यहाँ खुशी के आंसू लिखा हुआ है सर।
तो चले, वो तो मतलब है इस माहौल में फिट नहीं बैठता ना खुशी। और जैसे कारी साहब ने कहा कि लोगों के जख्मों पे आप नमक छिड़कने के बराबर है, बिकॉज ऑनेस्टली ये अभी एक ह्यूमैनिटेरियन मसला बनता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो दवाओं का ये वो अभी एक और स्कैंडल बनता जा रहा है कि जी आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा तो फलां अस्पताल से जाएंगे। ये थे लोग बिलक गए हैं। मैं भी देहाती बंदा हूँ, अभी आज भी मैं कल भी गाँव में था चकवाल के इलाके में, तो वहां हर घर में लोग लेटे हुए हैं, मरीज पड़े हुए हैं। और ये कोरोना है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई दवाई है, ना कोई कुछ है, कोई उठ के ठीक हो जाते हैं, कोई मर जाते हैं। तो कोई हालत जो है वो गैर है। अच्छा, अभी हम आते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर तो ये बात अफसोसनाक है कि मेजॉरिटी के बावजूद अपोजिशन अपना वो रोल अदा नहीं कर सकती। तो ये इट वारंट से सोल सर्चिंग, ये ना हुकूमत के लिए बगले बजाने का मौका है और जो अपोजिशन है उसको भी जरूर ये देखना चाहिए कि जब आप ऐसी चीज होती है तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इस पे हुकूमत ने जो हाथ खेला है वो यही खेला है ना कि आपने रात को अनाउंस किया तो आपने ये बिल शामिल करना है। तो ऑब्वियसली देखें जो सेनेट और पार्लियामेंट का अरेंजमेंट है ये लूज सा अरेंजमेंट होता है, लोग आगे पीछे होते हैं। कोरम के अंदर कभी भी ये नहीं हुआ कि 2/3 पूरा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। कई दफा को बिल पास करना हो तो 2-2, 3-3 महीने लटका रहता है। तो ये आदत भी ठीक नहीं है। हम सब लोगों को पार्लियामेंटेरियंस को आना चाहिए, लेकिन आई थिंक उसका फायदा उठा के ये इन्होंने बिल किया है। अभी मसला ये है कि नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, ऑल्दो हमारी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन जो मेन जो चीज है ना वो है इनके जो पार्टी के जिन विसाखियों पे आज से ये खड़ी हुकूमत, चूंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और वो खुल के बयानात भी देते हैं और नाराजगी का इजहार भी करते हैं, तो वो एक मौका तो क्रिएट होता है। और कल तक इलेक्शन होने हैं, उन्होंने फिर जाके लोगों से वोट मांगने हैं। तो अभी जो लोग यहाँ वजारतें लेके बैठे हुए हैं, कल वो जाके किसी तरीके से भी ये तो नहीं कह सकते ना कि हम इस जुर्म में शामिल नहीं थे जिसमें मुल्क इतना पीछे गया है। तो अगर उनमें से कोई भी एक पार्टी ये फैसला कर लेती है और उसको अपोजिशन कन्विंस कर लेती है कि अभी एनफ इज एनफ, इसको अभी आप जो है वो करें, तो फिर उसमें नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब चांस बनता है। मैं अभी तीनों मेहमानों की इजाजत से मैं इस वक्त बात करना चाहता हूं। मोहम्मद अजफर एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वो चेयरमैन हैं और वजीर ममलिकत हैं। वजीर आजम ने चीन जाना है, अभी कल जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसी हफ्ते में। जरा इस हवाले से मैं 2-3 चीजें मैं जरूर पूछना चाह रहा हूं। बहुत शुक्रिया अजफर एहसन साहब, आपने वक्त निकाला। वजीर आजम चीन जा रहे हैं, क्या एजेंडा है वहां, किससे मुलाकातें तय हैं? देखिए जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चाइना का विजिट कर रहे हैं। और ये जो विजिट है बेसिकली विंटर ओलंपिक्स में जो चाइना होस्ट कर रहा है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे और भी 18-20 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं और इस दौरान डिफरेंट मीटिंग्स हैं, इंक्लूडिंग मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। अच्छा। और उनकी डिफरेंट जो बिजनेस कम्युनिटी के थोड़े बहुत लोग हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जिनसे हमारी मीटिंग्स होंगी। 3 एजेंडा आइटम्स हैं। एक तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या सीपैक के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे हमारी गुफ्तगू होनी है और जो प्रपोजल्स हमारे हैं उस पे हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज ये कि जो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, इस वक्त के जो चेंजिंग जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पाकिस्तान चाइना के जो मामलात हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पे दोनों हेड ऑफ स्टेट से वो बात करेंगे। और तीसरा जो हमारे ओवरऑल जो मल्टीपल अदर जो इश्यूज हमारे चल रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, तो वजीर आजम क्या बातचीत करेंगे वहां, क्या टॉकिंग पॉइंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर की विजिट के? FDI के हवाले से हमने पूरी जो है वो एक पिच तैयार की है। उस पे
जो ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर हैं, जाहिर सी बात है वहां पे जो लार्ज साइज कॉर्पोरेशन है वो स्टेट ओन होती हैं, स्टेट का कंट्रोल है, तो उनके साथ हमारी गुफ्तगू ऑलरेडी चल रही है। कई वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी भी हो रही हैं, जाने से पहले तक होंगी। साथ में जो CPEC रिलेटेड इश्यूज हैं उसके ऊपर गुफ्तगू फर्दर आगे बढ़ेगी, जो उसकी पेस को हम बढ़ा रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में जो बड़ी एक प्रोग्रेस तेजी के साथ हो रही है चाइना के साथ। और मैंने जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्वाइन किया से 2 महीने पहले, उस वक्त से अब तक मल्टीपल मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर चेयर कर चुके हैं, जिसमें चाइनीज इन्वेस्टर ने और एम्बेसडर ऑफ चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो उनके जो पेन पॉइंट्स होते हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, हम उनको एड्रेस करते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। उसके अलावा जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू सेक्टर्स के अंदर लोग आ रहे हैं, नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनके लिए हम फैसिलिटेशन करते हैं। कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे, कुछ तहफ्फुज़ात थे, तो इंस्टेड ऑफ टॉक व्हाट पाकिस्तान गवर्नमेंट डिड, कि हमने उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हैं। नहीं, प्रैक्टिकल स्टेप्स के हवाले से एक तासुर आम है पाकिस्तान में कि जब से ये गवर्नमेंट आई है CPEC पर काम स्लो हो गया है। CPEC के हवाले से भी चाइनीज के तहफ्फुज़ात हैं, इस मामले को कैसे एड्रेस करेंगे? एक तो ये परसेप्शन गलत है कि CPEC की रफ्तार स्लो है, ये बड़ा गलत प्रोपेगेंडा है। और आई थिंक इसमें बहुत सारी वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के, या आप कह लें कि इंटरनेशनल पावर्स भी इसमें शामिल हैं। देखिए, चीजें स्टेट टू स्टेट लेवल पे होती हैं तो वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का शिकार बाजुकत रहती हैं। कुछ चीजें लॉन्ग टर्म होती हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर वो प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो नजर आ रही हो तो लगता है कि जी ये प्रोग्रेस नहीं हो रही। प्रोग्रेस चल रही होती है, काम चल रहा होता है, उसके रिजल्ट्स समटाइम बाद में आते हैं। चाइना पाकिस्तान के हवाले से मैं जैसे आपको बताया कि जब से मैं आया मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं, और ये मीटिंग सिर्फ इस सब के लिए, ये पीछे के इश्यूज भी इस पर डिस्कस होते रहे हैं। तो कुछ तहफ्फुज़ात थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर में दासू का इंसिडेंट हुआ, उस पर तहफ्फुज़ात थे, इस किस्म की और चीजें थी। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उन चीजों को एड्रेस किया है। हमने पाकिस्तान चाइना इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम का स्टार्ट किया है आज से 3 हफ्ते पहले। प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इनिशिएटिव है, उसमें चाइना एम्बेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एम्बेसी इन चाइना और ऑल पाकिस्तान चाइनीज एंटरप्राइजेस एसोसिएशन जो है वो सब मिल के हम काम कर रहे हैं। हमने 20 ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से और 20 ऑर्गेनाइजेशन चाइना से उसमें फाउंडिंग मेंबर्स रखी हैं। इस विजिट के बाद हम उसकी आउटरीच पे काम कर रहे हैं, उसमें मेंबरशिप बढ़ा दें। उसका जो प्योर मकसद है वो कोलैबोरेशंस और ज्वाइंट वेंचर्स है। बड़ा जबरदस्त एक मोमेंटम अब क्रिएट हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर इज फोकसिंग ऑन दिस ऑल दीज एस्पेक्ट्स। उनका बड़ा एक कंसर्न होता है और वो डेली बेसिस पे इन तमाम चीजों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स के मसले आते हैं, उनको बुला के बात कर रहे होते हैं। तो ये जो इस किस्म के विजिट्स हैं जिसमें पाकिस्तान ने चाइना का ऑफ कोर्स साथ दिया है, जो विंटर ओलंपिक्स में जैसे आपको मालूम है कुछ कंट्रीज ने उसका बाइकआउट किया है, लेकिन पाकिस्तान इज स्टैंडिंग बिहाइंड चाइना। और ये जो एक जेस्चर है, इस बैकग्राउंड में जो ये सारी मीटिंग्स होने जा रही हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम 1-2 स्टेप्स ऊपर जाएंगे। मैं एज अ प्रोफेशनल आपको बता रहा हूँ, नॉट ओनली एज अ चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और पार्ट ऑफ द इमरान खान टीम, बहुत सी चीजों में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। और 2022 जब शुरू हुआ तो हमने क्लेम तो कोई नहीं किया, लेकिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमने इसको डिक्लेयर किया है फॉर द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, मोर इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो फॉर द रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। तो 103 रिफॉर्म्स हमने अभी की हैं लास्ट 1 ईयर में। अच्छा। और हम अगले 2 हफ्ते में उसको अनाउंस करने जा रहे हैं किन एरियाज पे हमने 103 रिफॉर्म्स की हैं। और जो बाकी रिफॉर्म्स उसमें तकरीबन साल भर का प्रोसेस और है, साल सवा साल में वो प्रोसेस भी कंप्लीट होगा। बहुत शुक्रिया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अजफर एहसन साहब नाजरीन बात कर रहे थे। कारा साहब, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बार बार इन्होंने बात की, दासू का भी जिक्र किया, तो दहशत गर्दी वहां डिस्कस होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस बात पर कंफर्म किया है इसको। तो ये दहशत गर्दी के मामले पर हमारी हुकूमत कन्विंस कर सकेगी चाइनीज को? देखिए राजा साहब, बड़ा पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म जा रहे हैं विंटर ओलंपिक्स में, जब कई दुनिया के ममालिक ने उसका बायकॉट किया हुआ है, तो ये एक अच्छा जेस्चर है। एक दोस्त अगर मुश्किल में है तो उसके मुश्किल में जाना, उसकी इन्विटेशन कबूल करना, और फिर ऐसे फोरम पे आपके साथ डायरेक्टली ना भी हो तो आप साइड लाइन पे बहुत सारी गुफ्तगू होती रहती है। ये अपॉर्चुनिटी होती है, अवेल करनी चाहिए। चाइना के साथ इस वक्त हमारा ताल्लुक जो है वो बड़ा अजीब सा बना हुआ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने मोस्ट CPEC के प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हमने वो स्टैंड स्टिल कराए हुए हैं। उनके ऊपर तवज्जो कम हो गई है, और जहां पे चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे थे उनको सिक्योरिटी फराहम करना था CPEC को, अनफॉर्चुनेटली वो भी
उस लेवल पे सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके। हालांकि हमारे अपने सिक्योरिटी पर्सनल, उनको हमारे जवान, हमारे सिपाही उनको सिक्योरिटी फराहम करते हुए वो भी शहादत पा गए। लेकिन बहरहाल वो आपसे ये भी सवाल करेंगे कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था और हमने बाकायदा उसके लिए स्पेशल एक फोर्स अरेंज की थी, और जो सीपैक अथॉरिटी बनाई गई थी उसको अथॉरिटी को भी अब तातुल का शिकार नजर आती है। सो उससे चाइनीज बड़े नाखुश हैं, जहां तक मेरी इतला है। उनका एम्बेसडर भी यहाँ नाखुश है, और ये गवर्नमेंट जब से आई है इनकी तवज्जो देखिए ना, वो आपसे इस बात से भी नाराज है कि उनके साथ आपके जो एग्रीमेंट्स थे, चाइनीज दुनिया में बड़ी ओपन पॉलिसी के कायल नहीं है। वो बड़े इनवर्ड्स गुफ्तगू, इनवर्ड्स अपने बंद कमरों में बैठ के बातें करना और ओपन डोर पॉलिसी वाला माहौल नहीं है। उनके आपके साथ जो एग्रीमेंट्स थे मुख्तलिफ लोन्स के या जो प्रोजेक्ट्स के, वो तय था कि आप उनको दिखाएंगे नहीं। गवर्नमेंट ने इन्होंने भी किया था, इससे पहले पहली गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही किया हुआ था। लेकिन अब IMF की मजबूरी के तहत आपको वो भी उनको किसी हद तक एतमाद में लेना पड़ा, उस पर भी चाइनीज नाराज हैं। तो चाइनीज आपसे नाराज हैं, और आपकी मजबूरी ये है कि चाइना का बहुत सारा लोन जो आपने बड़े महंगे लोन लिए, ये भी बात दुरुस्त है कि चाइनीज ने हमें कोई सॉफ्ट लोन नहीं दिए हुए IMF वर्ल्ड बैंक की तरह, बल्कि बड़े महंगे दामों लोन दिए हैं, और प्रोजेक्ट लोन जो है वो भी बड़े महंगे हैं। लेकिन आपकी एक और मजबूरी है कि अगले दिनों में जो आपका ऊपर कर्ज मिच्योर हो रहा है, अपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, अपने उसके सूद अदा करने हैं, उसके लिए आपको मजीद इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो अली साहब तो पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट का फोरकास्टेड है वो $20 अरब का है, और आपने जो पेमेंट्स करनी है वो आपके पास पैसे नहीं है। उसके लिए आपने रीशेड्यूल कराना है या उनसे और पैसे लेने हैं, तो चाइनीज बड़े महंगे लोन देने वाले हैं। आपने अब चाइनीज का बैलेंस भी रखना है। कायरा साहब प्रॉब्लम्स, यानी मुश्किल सा काम है। कायरा साहब प्रॉब्लम्स मुश्किल काम है, अल्लाह करे ये बेहतरी कर सके। मुश्किल काम है, प्रॉब्लम्स हैं। मुझे नाजरीन ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो तीनों मेहमानों से मैं जरा दहशतगर्दी के हवाले से जरूर बात करना चाहता हूं। वजीर आजम साहब चीन जा रहे हैं, डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आज अफगानिस्तान से वापस आए, और गुज़श्ता रोज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब केच गए थे जहां 10 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया गया था। ये पाकिस्तान के असल चैलेंजेस हैं। तीनों बड़ी जमातों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्की मामलात के हवाले से। जनरल साहब, वजीर आजम इमरान खान चीन जा रहे हैं। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने कन्फर्म किया कि दहशतगर्दी पर भी बात होगी। हमारे कौमी सलामती मुशीर डॉक्टर मोहित यूसुफ अभी अफगानिस्तान से वापस आए हैं। पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी बढ़ रही है, क्या पाकिस्तान चीन को कन्विंस कर पाएगा? या देखिए, एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के ऊपर तो मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। देरपा है, हिस्टोरिक हैं और बहुत अच्छे हैं। वो हमारे दुख सुख के साथी हैं। इसलिए इस बैकग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर का विजिट, विंटर ओलंपिक्स की बात हो या किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव का पाकिस्तानी का विजिट जो है, ये हमेशा खुशाइंद होता है। अभी देखना यह है कि इससे किन चीजों को फायदा उठाया जा सकता है। मैं टेररिज्म की तरफ भी आता हूं। देखिए, अभी ये एक दुख की बात है कि जब से ये हुकूमत आई है, राइट फ्रॉम डे वन इन्होंने डाउट्स क्रिएट करने शुरू किए। इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कोयटा में जाकर रिव्यू की बात की है, और इसके बाद आपने सरदार साहब, इनके जो रजाक दाऊद साहब हैं, उन्होंने कुछ बयानात दिए, और कर करा के तो इन्होंने चाइनीज को नाराज किया। फिर प्रैक्टिकली अभी ये जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड वाले साहब तो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, हम चाहते हैं कि वो और कोशिश करें और बेहतर करें, लेकिन सच्ची बात यह है कि सीपैक के ऊपर बिल्कुल स्लो पैडलिंग है। आप देखें कि उसके जो की प्रोजेक्ट्स हैं, वो मसलन गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट है। आप जाके किसी से पूछ ले कि वो बिल्कुल स्लो पेस के ऊपर है। वहां बहुत सी चीजें शुरू की हुई है इधर उधर, लेकिन उस तरह नहीं जैसे उन्हें। मसलन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, वो जो है मॉडर्न चाइना की बुनियादी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पे थी, वो कर रहे थे, नहीं किए। ML1, ये जो मेन लाइन 1 रेलवे की है, $8 बिलियन का प्रोजेक्ट था। ये अभी इट इज नाइदर हियर नॉर देयर। शेख रशीद साहब हमें
हमेशा वो सबज झंडी दिखाते थे कि होने वाला है और ये होना है। तो इसलिए ये चीजें, और उस पे तुरा ये कि अभी जो रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म है, जी जी, आप ये चाइना ने मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान की मदद की जब हमें एनर्जी के क्राइसिस थे, और टेररिज्म की कमर तोड़ने में पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की लीडरशिप, आप देखिए उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुआ, इसके बाद आगे उससे पहले पीपीपी के दौर में अपनी एफर्ट पूरी की गई। तो ये एक था। अभी अगर टेररिज्म पे भी कंट्रोल, ये दो चीजें बड़ी हैं पिछली हुकूमतों की, टेररिज्म और एनर्जी के क्राइसिस को जो ये लोड शेडिंग हो रही थी, अभी ये दोनों फिर स्लाइड बैक कर रही हैं, तो ये बड़ा काज फॉर अलार्म है। तो आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर वहां साइड लाइन पे बैठ के तो जरूर ये बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि 10 फौजियों की शहादत जो है ना, मैं चूंकि खुद एक फौजी हूं, जी जी, ये तो बड़े बड़े कन्वेंशनल वार में, बड़े बड़े अटैक्स में इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं होती जहां आप फेस टू फेस एनिमी के लड़ रहे होते हैं। और जनरल साहब हमने ये देखा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद गए केच, पूरा दिन उन्होंने वहां पर गुजारा उन्हीं ट्रूप्स के साथ, फौजियों के साथ, और स्पेशली एक बच्ची जो कैडेट है शायद, उसके सर पर उन्होंने हाथ रखा, एक फादरली ट्रीटमेंट वो कर रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब, जब हम बात करते हैं चीन के साथ ताल्लुकात की, हमारे बिलाशुबा बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं चीन के साथ, ये फरमाइए सियासी लेवल पर भी हमारे ताल्लुकात उतने ही अच्छे हैं अभी? देखिए, चीन के साथ हमारा ताल्लुक आज का नहीं, अरसा हो गया है, कुछ 2-3 नस्लों की बात है अब कि 1960s और शायद उससे भी पहले, लेकिन 60s ऑनवर्ड्स हमारा उनसे ताल्लुक रहा और मजबूत से मजबूत तर होता गया। उसको अगर आप कंपेयर करें अमेरिका से, तो अमेरिका के साथ हमारा लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा। चाइना के साथ ऐसा कुछ नहीं था, और चाइनीज वैसे भी जो है वो एक स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म और एक मजबूत पायदार रिश्ते की सोच वाले लोग हैं, तो वो जज्बातियत के तो कायल नहीं है। और इसी वजह से जिस तरह के भी हालात रहे हैं माजी में पाकिस्तान में, कभी दहशतगर्दी का या जो वॉर एंड टेरर का हम हिस्सा बने, हालांकि उस वक्त कौम से तो उस पर राय नहीं ली गई थी, जनरल मुशर्रफ साहब का एक फैसला था, हम उसमें कूद पड़े। बहरहाल जो भी उस वक्त फैसला था, रियासत ने या मुल्क ने तो फिर खड़े होना था, उसके पीछे खड़े हुए, उसकी हमने कीमत भी चुकाई। लेकिन चाइना के साथ हमारा ताल्लुक उसी तरह रहा, बढ़ता गया, और उसमें लोगों के या हुकूमतों के आने जाने से उसमें थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ सकता है, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट उसमें नहीं आती। जरदारी साहब ने अपना उसमें रोल प्ले किया, मियां साहब के दौर में भी उसमें डेवलपमेंट हुई, हमारे दौर में भी हुई है। अब इसमें अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस तरह की कोई बात कर देना कि कोई इसमें चाहे कोई हमारी हुकूमत चाहे भी तो नहीं कर सकते, ये एक लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग होती है, जो रियासत के फैसले होते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म मंसूबे होते हैं, वो हुकूमतों के आने जाने से उस पर बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई हुकूमत ज्यादा उसको एनर्जाइज कर सकती है, ज्यादा तेजी ला सकती है, तंदगी ला सकती है। ये जो चाइनीज के तहफात हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, दासू में दहशतगर्दी का वाकया हुआ था। जी, मैं अर्ज करता हूँ, जिस तरह इस वक्त इमरान खान साहब जो है ताल्लुकात में बेहतरी है ना, गर्मजोशी ही है जो उन्होंने वजीर आजम साहब को दावत दी है, और वो विंटर ओलंपिक्स के लिए जो है पीएम साहब जा रहे हैं, इमरान खान साहब खुद वहां तशरीफ ले जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो 2018 में जब हमारी हुकूमत आई है, तो इमरान खान साहब ने शुरू में जिन बड़े ममालिक का दौरा किया, बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब या तुर्की के अलावा वहां चाइना का उन्होंने दौरा किया, और उनके साथ उनका एक ताल्लुक, मैं समझता हूँ कि सी पैक के हवाले से जो चमगोइयां हो रही हैं उसको हमें हवा नहीं देनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हमारे मुल्क में कुछ लॉबी जरूर हैं जो नहीं चाहते कि सी पैक जो है वो कामयाब हो। वो आपका मेरा, हम जो चारों इधर बैठे हैं, या हम या हमारी जमातों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कुछ ऐसे जरूर स्टेक होल्डर्स हैं या एंट्रेंच लॉबी जरूर होंगी जो चाहेंगे कि पाकिस्तान सी पैक, पाकिस्तान चाइना उसको आगे लेके ना जाए, लेकिन ना पाकिस्तानी कौम, ना हमारी हुकूमत और ना चाइनीज गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी। हमारा उनके साथ इस पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो आगे जारी है, और इंशाल्लाह ये सीपैक कामयाब भी होगा, और हमारे बाद जो भी हुकूमत आएगी, हमारी इंशाल्लाह आएगी या किसी और की, सब इसको आगे लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ इस पे सीपैक वाले इशू पे हमें मोहतात बात करनी चाहिए, सियासत से उसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि चाइनीज ऐसी चीजों को फील करते हैं। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कैरा साहब की, उन्होंने जो बात की है
कमर जमान कायरा साहब ने कि बिल्कुल चाइनीज वो पसंद करते हैं, इसी तरह हमारे सऊदीज भी हैं, वो भी ये पसंद करते हैं कि उनके जो हमारे स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं उस पर मीडिया में कम बात की जाए और ज्यादा क्लोज डोर्स में बिहाइंड द कॉरिडोर्स जो है उस पर बात हो। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, CPEC आगे जा रहा है इंशाल्लाह और कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, पॉजिटिव नोट के साथ आपने एंड किया अपना कमेंट। सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन वजीर ममलिकत मोहम्मद अजफर एहसन साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।